नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता राम मंदिर के सवाल पर बेहद आक्रामक हैं। वे लगातार राम मंदिर की इवेंट के चुनावी इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं और मोदी और उनकी पार्टी को चुनौती भी दे रहे हैं। 22 जनवरी को एक समानांतर कार्यक्रम भी वे करने जा रहे हैं। क्या वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी आगामी चुनाव में इसका फायदा न उठा पाए, या फिर वे ये मानते हैं कि चूंकि बाबरी मस्जिद के ध्वंस में उनके कार्यकर्ताओं की भूमिका थी, इसलिए उनका श्रेय वे मोदी या बीजेपी को छीनने नहीं देंगे। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उद्धव सेना एक बड़ी लड़ाई हाल में हार गई है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट के दल बदलू विधायकों को ही असली शिवसेना करार दिया है और उनकी सदस्यता तो खैर बरकरार रखी ही है। हालांकि राहुल नार्वेकर के फैसले को पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। अगर उससे उसे कुछ हासिल होगा, इसमें लोगों को भारी संदेह है। शिवसेना के सामने एक और फ्रंट है इंडिया का। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ उसका गठबंधन जरूर है, मगर सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट की खबरें आ रही हैं। इस खटपट का निपटारा कैसे होगा, इस पर निर्भर करेगा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन कैसी चुनौती मोदी की सेना के सामने पेश कर सकता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में संयोजक के सवाल पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। सब मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की रफ्तार धीमी है, वो अपना एजेंडा तय नहीं कर पा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अलावा जमीनी स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम भी चलता नहीं दिख रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता संजय राउत हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। संजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि अयोध्या की इवेंट को लेकर पूरे देश में राम राम करवाने की तैयारी हो रही है, राममय बनाने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो ये है ही, और सारी जगह यही मुद्दा छाया हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि एक ऐसी घटना है जिसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट 2024 के चुनाव पर होने जा रहा है और विपक्षी दल इसके लिए, इसकी काट के लिए कोई ठीक ढंग का कुछ ढूंढ नहीं पाए हैं अभी तक? बात तो ठीक है। हाँ, पूरे देश में राम राम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन देश में और भी मुद्दे हैं। अयोध्या में जो हो रहा है, आपने कहा ना, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। अगर ये धर्म की बात होती या हिंदू संस्कृति की बात होती तो इस तरह से ये इवेंट नहीं करते। जब ये आंदोलन चल रहा था तब कोई राजनीति नहीं थी वहां। जब ये आंदोलन, हम भी थे वहां, जब ये आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है, आडवाणी साहब ने शुरू किया, विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया, लेकिन जो लोग वहां पहुंचे कर सेवा के लिए, उस वक्त किसी के मन में कोई राजनीतिक दल या किसी पार्टी का विचार नहीं था। बस मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है, और मंदिर बनाने के लिए त्याग करना है, संघर्ष करना है, खून बहाना है, जेल में जाना है। ये सभी ने किया है। हमारे भी लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए थे वहां। लेकिन अभी जो चित्र है वो ऐसा है कि लगता है कि पूरा अयोध्या अयोध्या जो है पूरा, वो राम का नहीं रहा है, बीजेपी का हो गया है। ये बीजेपी की प्रॉपर्टी हो गई है, और बीजेपी जिसको चाहे उसको रामलला का दर्शन होगा, बीजेपी जिसको चाहिए उसको अयोध्या में प्रवेश मिलेगा। ये तो इवेंट है, ये और 2-4 दिन चलेगा। 22 तारीख के बाद में रामलला और जनता में कौन आएगा? पब्लिक में कोई नहीं आएगा। मुझे विश्वास है जनता को सब कुछ पता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने तो तैयारी कर रखी है फॉलो अप इवेंट की। देश भर में तरह तरह की लाखों तीर्थयात्रियों को लाया जाएगा अयोध्या। और क्या बीजेपी और क्या कर सकती है? बीजेपी मणिपुर के ऊपर नहीं बोलेगी, बीजेपी मालदीव के ऊपर मुंह बंद करके बैठेगी, बीजेपी कश्मीरी पंडितों के ऊपर बात नहीं करेगी, घर वापसी वाली बात नहीं करेगी, बीजेपी बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेगी, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेगी, भ्रष्टाचार के ऊपर बात नहीं करेंगी। हाँ, और मुद्दा क्या है बीजेपी के पास राम नाम के सिवा? ये तो मोदी के लीडरशिप का सबसे बड़ा पराभव है कि उनको राम का सहारा लेकर मोदी जी को चुनाव में जाना पड़ रहा है।
ये उनके लीडरशिप, विश्व गुरु, इतने बड़े नेता है बीजेपी के, लेकिन वो अपने नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते या अपने काम पर चुनाव नहीं जीत सकते। तो कभी पुलवामा है तो कभी राम है, यही है ना। ये उनका सब, बीजेपी का सबसे बड़ा पराभव है, मोदी जी का सबसे बड़ा पराभव है। लेकिन संजय जी, विपक्षी दल क्यों एक सदमे की स्थिति में है, एक नहीं नहीं, कोई उलझन सदमे की में नहीं, स्थिति में है, उलझन की स्थिति में है, कोई उलझन डिफेंसिव में है। नहीं, कोई डिफेंसिव नहीं है, कोई उलझन में नहीं है, कोई डिफेंसिव नहीं है, कोई कंफ्यूजन में नहीं है। अपने अपने स्टेट में अपना अपना काम चल रहा है। राहुल गांधी यात्रा पर निकले, वो भी बड़ी यात्रा है, वो भी बड़ी यात्रा है, न्याय यात्रा। हम सब लोग अपने अपने राज्य में मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ी इवेंट बनाई गई है और इस पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं शंकराचार्यों की तरफ से, कई और धर्माचार्यों की तरफ से, उसके बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने इसे हिंदुत्व बनाम सनातन की लड़ाई में तब्दील कर दिया है और हिंदुत्व हावी होता जा रहा है? देखिए, शंकराचार्य की बात हमने भी सुनी है। अब तक हम मानते थे कि शंकराचार्य हमारे धर्म के सबसे बड़े पीठाधीश है, सबसे बड़े मार्गदर्शक है। लेकिन अब पांचवें शंकराचार्य मोदी जी बन गए हैं, बीजेपी बन गई है। अब जो मोदी जी कहेंगे या बीजेपी के नेता कहेंगे वो हिंदू धर्म, वो सनातन धर्म, ऐसे कभी होता है क्या? ये देश, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति सबसे ऊपर है। आप आज है, आप कल नहीं होगे सत्ता में या देश में या जीवन में। देश रहेगा, धर्म भी रहेगा। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए यहाँ इस देश में, उनको पता नहीं है क्या होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है 2024 में बीजेपी को किसी भी हालत में बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। इस विश्वास का आधार बताएंगे आप? नहीं, जो आधार, जो विश्वास बीजेपी को है 400 पार का, वही विश्वास हमें भी है। 250 के आगे ये लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी 250 के आसपास दे रहे हैं आप सीटें। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रहेगी, और क्या, देख लेंगे। महाराष्ट्र में आप आपने, आपकी पार्टी ने कहा कि नासिक में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, आपने राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया है। क्या ये आयोजन उसकी कार्ड बन पाएगा या इस तरह के आयोजन अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं? किसी की कार्ड बनने के लिए या किसी को चैलेंज करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम नहीं है। राम मंदिर की लड़ाई में शिवसेना का योगदान हमेशा रहा। बाला साहब ठाकरे के ऊपर चार्जशीट है, लखनऊ गए थे वो स्पेशल कोर्ट के सामने, हम सब लोग जा चुके हैं। हमारे सैकड़ों लोग चार्जशीट में उनका नाम है, हमारा योगदान है। अगर ये कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम बनता तो जरूर शिवसेना को वहां बुलाया जाता, सम्मान से बुलाया जाता। लेकिन ये बीजेपी का प्रोग्राम है तो बीजेपी किसी को नहीं बुलाएगी। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि मंदिर बन रहा है, चाहे बीजेपी के लीडरशिप में बने या मोदी जी के बने, किसी मंदिर बन रहा है, एक हमारा योगदान रहा, हमारा संघर्ष रहा। तो उस दिन राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पंचवटी, जो राम की कर्मभूमि रही है, पंचवटी नासिक में जहां राम का निवास था वनवास के काल में, वहां एक मंदिर भी, कालाराम मंदिर, जहां राम की कुटी थी, हम वहां हमारा अधिवेशन लेने जा रहे हैं पार्टी का। उस दिन एक बड़ी सभा, एक रैली हो रही है वहां। कालाराम मंदिर में भी हमारा कार्यक्रम होगा, लेकिन इवेंट नहीं होगा, हमारा छोटा सा कार्यक्रम होगा और राम के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो हम व्यक्त करेंगे। आपने कहा कि ये पूरी तरह से बीजेपी का इवेंट हो गया है, वो अपने से तय कर रही है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, क्या करना है, तारीख वगैरह सब वही तय कर रही है। इसे हिंदू समाज कैसे ले रहा होगा? महाराष्ट्र के हिंदू इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हिंदू समाज ये कोई बीजेपी की जागीर नहीं है। बीजेपी यानी हिंदू नहीं, बीजेपी में है वो हिंदू नहीं है ना। सिर्फ हम भी बैठे हैं, क्या शरद पवार जी हिंदू नहीं है? क्या ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू नहीं है? उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है? संजय राउत हिंदू नहीं है? क्या सिर्फ जो बीजेपी के साथ है वही हिंदू है? हाँ, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे कुछ भी हो, बस आपके पार्टी में आए तो हिंदू बन गए?
कोई सीरियसली नहीं ले। राजनीति सबको पता है, महाराष्ट्र की जनता तो बहुत ही जागरूक है, आपको मालूम है, बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है महाराष्ट्र। हाँ, यहाँ सब कुछ हुआ है। यहाँ महात्मा गांधी का भी निवास था और यहाँ महात्मा गांधी के हत्यारे भी यहाँ से थे। तो ये सब कुछ महाराष्ट्र देखता है, किसके साथ रहना है या किसको दूर करना है, किसको समर्थन देना है, किस विचारधारा के साथ जाना है, ये सबको मालूम है यहाँ। लेकिन बीजेपी ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है वो लोगों के दिमाग में घर कर गया कि आंदोलन राम मुझे मंदिर नहीं का लगता है कि ऐसा कुछ होगा। बीजेपी ने चलाया, उन्हीं के लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढाया, मोदी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला हासिल किया और उन्हीं के नेतृत्व में मंदिर निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी है तो उनके नेतृत्व में होगा, 10 साल से उनकी सरकार चल रही है तो उनके नेतृत्व में होगा ना। लेकिन राजीव गांधी का योगदान नहीं है क्या उसमें? नरसिंह राव जी का योगदान नहीं है क्या उसमें? सबका योगदान है। मैं तो मानता हूं मुलायम सिंह यादव का भी योगदान है। अगर वो गोली नहीं चलाते तो आंदोलन इतना बढ़ता नहीं। सब राम ने सबको बुद्धि दिया था क्या करना है क्या नहीं करना है, और शिवसेना का योगदान क्या है ये देखना है तो आप सुंदर सिंह भंडारी उस वक्त के राष्ट्रीय उनके उपाध्यक्ष थे, उनका बयान अब रिकॉर्ड पे है, कैसे वो लोग भाग गए और शिवसेना वहां डट कर खड़ी थी। अडवाणी जी का स्टेटमेंट देखिए, उस वक्त अटल जी का इंटरव्यू देखिए, सभी ने कहा है शिवसेना वहां थी, ऊपर थी सबसे, लेकिन हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। जो हो गया वो हो गया, बस मंदिर बन गया, चाहे किसी के भी हाथ से भी बने। एक नारा बीजेपी ने चला रखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप राम से बड़े हो गए लोग, ये उनका हिंदुत्व है। राम की उंगली पकड़कर जा रहे हैं मंदिर में, ये उनका हिंदुत्व है। अगर दूसरा कोई ये कर लेता तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता, लेकिन ये कुछ भी करे हिंदुत्व खतरे में नहीं है। आज सबसे बड़ा हिंदुत्व को खतरा अगर होगा तो ये लोगों से है। पूरा देश बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर ने मोदी जी के कद को बहुत बढ़ा दिया है? उसके सामने कोई विपक्ष के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। राम मंदिर इशू नहीं है ना। आप बार बार राम मंदिर की बात करते हो, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है 4 दिन वहां जाकर लेटना और बैठना। सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति जी ने की थी ना, उसकी पूरी खबरें आज भी आपको मिलेगी देखने पढ़ने, कैसा हो गया कार्यक्रम। उससे बड़ा कार्यक्रम था, हमने देखा है पढ़ा है उस बारे में, हम नहीं थे उस वक्त, हमने देखा है पढ़ा है सुना है। हाँ, ये कोई किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं है या किसी मुख्यमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम कुछ और है। मणिपुर से उग्रवादियों को हटाना उनका काम है, लद्दाख में जो चीन घुस गया उनको हटाना उनका काम है। ये उस बहाने सब केंद्रीय मंत्री के हाथ में झाड़ू दिया है, मंदिर साफ करो, ये साफ करो, वो साफ करो। ये क्या कैबिनेट का काम है क्या? हाँ, साफ सफाई वाला काम कैबिनेट करेगा तो सरकार कौन चलाएगा, देश कौन चलाएगा? हाँ, ये ऐसे काम में पूरे सरकार और देश को लगाकर ये लोग वोट मांगने जाएंगे, क्या उनको कौन वोट देगा? कहा तो ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार बन गए। अच्छी बात है, विष्णु के अवतार को आप प्रणाम करिए और कहिए देश के ऊपर जो संकट है वो दूर करिए। कश्मीरी पंडित आदि आक्रोश कर रहे हैं वहां, कश्मीरी पंडित हिंदू, विष्णु को बोलो जरा आंख खोलो और देखो उनके तरफ। लद्दाख में देखो, मणिपुर में देखो, मालदीव की तरफ देखो, चाइना की तरफ देखो, बेरोजगार किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनकी तरफ देखो। विष्णु जी को मेरा प्रणाम। तो अब इंडिया गठबंधन पर आते हैं। इंडिया गठबंधन में कई तरह के विवाद चल रहे हैं। एक तो लीडरशिप को लेकर, चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय हो गया, लेकिन संयोजक के सवाल पर अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर आए दिन यहाँ खटपट है, वहां खटपट है। ममता बनर्जी ने ये कर दिया, केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इस तरह की मतभेद हैं। इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए, महाराष्ट्र में कोई मतभेद नहीं है। और बात करें इंडिया गठबंधन की, देखो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, अलग अलग विचारधारा की पार्टी एक साथ आकर एक गठबंधन बना है। जैसे एनडीए बना था उस वक्त 35 पार्टी एक साथ आई थी, इसमें रामविलास पासवान भी थे और भी लोग थे। हाँ, रामविलास पासवान तो राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे, फरूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी 370 और कॉमन सिविल कोड के खिलाफ खड़े थे। तो जब इतनी पार्टी एक साथ आती है तो थोड़ी बार बातचीत या खटपट हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई ज्यादा गड़बड़ है। हर स्टेट में हमारे जैसे लोग बैठे हैं और राज्य के स्तर पर गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और कांग्रेस भी बहुत बैलेंस भूमिका लेकर काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, आपकी पार्टी हो, एनसीपी हो, और अभी कांग्रेस में भी तोड़फोड़ शुरू हो गई है, मिलिंद देवड़ा चले गए हैं, इससे महाविकास अघाड़ी की संभावनाओं पर, उसकी शक्ति पर असर पड़ा है? कोई कुछ नहीं पड़ेगा। मिलिंद देवरा चले गए, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं। 50 साल से पार्टी के साथ एक परिवार देवरा जी का जुड़ा रहा। मुरली देवरा तो बहुत बड़े लॉयल्टी और निष्ठा के प्रतीक रहे कांग्रेस के बारे में। सब कुछ दिया पार्टी ने, लोग चले जाते, हमारे पार्टी के लोग चले गए, सब कुछ दिया पार्टी ने। लेकिन क्या है कि सत्ता की भूख इतनी बड़ी होती है और ऊपर से ये ईडी का डर, सीबीआई का डर, लोग भाग जाते हैं, उनके सिवाय पार्टी आगे जाती है। पार्टी किसी के लिए रुकती नहीं, पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन अगर आपकी लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है, तो कम से कम शॉर्ट टर्म में तो उसका असर पड़ता ही है ना। आप फिर से बात ऐसी है नई कि लीडरशिप पैदा कर लेंगे। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को लीडर मानते हैं और जो चले गए उनकी वजह से पार्टी नहीं बनी है। हजारों लाखों शिवसैनिक जमीन पर है, वो सत्ता के लिए नहीं काम करते, वो संगठन के लिए काम करते हैं। वही पार्टी की ताकत है। चाहे पार्टी में मैं रहूं या न रहूं, पार्टी रहेगी। एकनाथ शिंदे यानी पार्टी नहीं, और जो लोग 40 विधायक चले गए हैं वो नहीं। जिसने उनको विधायक और मंत्री बनाया है वो जमीन पर है, वो रहेंगे। वही पार्टी है हमारी। आप लोगों का क्या मोटा आकलन है, महाराष्ट्र में की सीटों में क्या, कितना आप बीजेपी से छीन पाएंगे? बीजेपी कितनी जीत पाएगी, ये बीजेपी में मंथन चल रहा है। महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस है, एनसीपी और शिवसेना, ये तीन तो हम प्रमुख पार्टी है। प्रकाश आंबेडकर जी से बातचीत हमारी लगभग फाइनल हो रही है। ये बहुत बड़ी ताकत है। जिसे वंचित बहुजन आघाड़ी उनका संगठन है, राजू शेट्टी जी से बातचीत चल रही है। हम सब एक साथ आकर अगर चुनाव लड़ते हैं और लड़ने जा रहे हैं तो हम 40 सीटें जीत रहे हैं कम से कम। आपको यकीन है 40 सीटें, 48 में से 100%। 40 सीटें? अगर बीजेपी को यकीन है 400 सीट जीतने का, तो महाराष्ट्र में हमें 40 सीट जीतने का यकीन, हम विश्वास रख सकते हैं। अब ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को जिस रफ्तार से चलना चाहिए वो रफ्तार नहीं, बहुत धीमे चल रहा है, फैसले बड़े धीमे गति से हो रहे हैं। जो गतिविधियां, जो रैली, जो आयोजन जिस तरह से होना चाहिए जागरण के, संगठन को गति देने के, वो नहीं हो पा रहे। इसकी क्या वजह देखते हैं? नहीं, एक ठीक है आपकी बात, लेकिन देखिए शुरुआत अच्छी हो रही थी, हो रही है। अब राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो भी इंडिया गठबंधन का ही एक पार्ट है ना। राहुल गांधी पूरे देश में जा रहे हैं। हाँ, अब तक 2 स्टेट, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अब आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये भी इंडिया गठबंधन का ही काम है, ये भी एक यात्रा है। वो उसको भी एक गति है, उसका भी फायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है ना। अपने अपने स्टेट में, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, हाँ, चाहे केरल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हम लोग हैं या कर्नाटक हो, अपने अपने लेवल पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। कि आपको भारत जोड़ो यात्रा से क्या उम्मीद है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आपको क्या लग रहा है? देखिए पिछली उम्मीद तो यात्रा है, तो काफी सक्सेसफुल रही थी। डेफिनेटली पहली यात्रा सक्सेसफुल रही है। अब ये दूसरा रूट पकड़ा है।
और मुझे विश्वास है राहुल गांधी की लीडरशिप उसमें जिस तरह से आगे आ रही है, आगे जाएगी, उसका फायदा देश को भी होगा, उसका फायदा हम सबको होने जा रहा है। जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में पहुंचेगा तो जरूर फायदा होगा। हम मुंबई में उनकी रैली होगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट कवर करके जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो जरूर लोग उनके साथ जब चलते हैं तो फायदा होता है। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कोई एजेंडे पर अभी तक बातचीत हुई है कि हमारा देखिए चुनाव? एजेंडा क्या है, जी। एजेंडा जो होता है हर स्टेट का अलग भी हो सकता है। बहुत छोटा एजेंडा हम करने का सोच रहे हैं, ज्यादा एजेंडा करने का कोई मतलब नहीं है। 5 या 6 प्रमुख मुद्दे होते हैं देश में, उसके ऊपर हम काम करेंगे। हाँ, और सबसे पहला मुद्दा है ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। डेमोक्रेसी को और संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, ये एक सैद्धांतिक मुद्दा तो लगता है, लोगों को अपील नहीं करता है। लोगों को देखिए सिर्फ अपील राम, करने वाले। देखिए जी। ऐसा है कि बीजेपी को मुद्दा कौन सा अपील करता है? राम मंदिर का। और क्या मुद्दा उनके पास, मुझे बताइए। हर मोर्चे पर बीजेपी और उनकी सरकार फेल है, सिर्फ उनका प्रोपोगंडा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, लाभार्थियों कौन सा का मुद्दा राष्ट्रवाद है। का मुद्दा? अजित पवार का मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है? बताइए मुझे। एकनाथ शिंदे और उनके 40 जो भ्रष्ट लोग हैं जिनको ईडी अरेस्ट करना चाहती थी, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा है जो आपके पार्टी में बीजेपी की वॉशिंग मशीन। हाँ, कोई भी भ्रष्टाचार वाला लोग पकड़ो, उसे डाल दो और साफ कर दो। ये राष्ट्रवाद का कौन सा राष्ट्रवाद है उनके पास, मुझे बताइए। हाँ, चाइना के सामने घुटने टेके हैं, ये राष्ट्रवाद है? मणिपुर की हिंसा अब भी आप लोग खत्म नहीं कर पा रहे हो, ये राष्ट्रवाद है? कश्मीर का मुद्दा अब भी है, कश्मीरी पंडितों का, हाँ, वो राष्ट्रवाद है? कौन से राष्ट्रवाद की बात ये लोग कर रहे हैं? लेकिन लाभार्थियों का तो बड़ा मुद्दा है ही। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। आप कह सकते हैं देखिए कि 80 करोड़ लोगों की हालत खराब है। लोगों जी। को भिखारी बनाने का, गुलाम बनाने का ये योजना है। लोग रोजगार मांग रहे हैं, लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और ये लोगों को गुलाम बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। मुफ्त में हम तुमको रेशन दे रहे हैं, चुपचाप खाओ और बैठो। ये मांग नहीं थी मोदी जी से। आत्मनिर्भर आप देश की बात करते हो, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हो, तो 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में मुफ्त अनाज हमने नहीं मांगा था ना। हमें रोजगार चाहिए है, हमको काम चाहिए। हमारे राम के साथ हाथों को काम भी चाहिए ना। राम है, काम कब दोगे? हर हाथ को काम दे दो। मंदिर में हम जाएंगे, राम लल्ला का दर्शन करेंगे, लेकिन हाथों को काम तो आपसे मांगेंगे ना, वो राम लल्ला नहीं देंगे। और भी जैसे आपने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो अभियान वो चला रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो विपक्षी दलों के खिलाफ ही सारा अभियान है, विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करने का अभियान है। लेकिन एक मैसेजिंग है जो मीडिया उनके हाथ में है, मीडिया है, एजेंसियां हैं, उसके जरिए वो एक नरेटिव बिल्ड करने में कई बार कामयाब हो जाती है। हो जाने दो, कितने दिन चलेगा? ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। ये देश की जो डीएनए है बहुत अलग है। मोदी जी इस देश को डीएनए को अब तक पहचान नहीं पा रहे हैं। अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, एक्सपायरी डेट आ गई उनकी। लोगों ने अब बहुत सहन लिया है। अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये बताएं कि अभी विधानसभा में एक बड़ी लड़ाई आपकी पार्टी हार गई, फैसला आया और इलेक्शन कमीशन का लगभग दोहराते हुए कहा कि आपकी पार्टी असली शिवसेना नहीं। इलेक्शन उसके। कमीशन भी असली इलेक्शन कमीशन नहीं है, इसलिए हो गया ना। जी। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंडेड एक ऑफिस बन गई है, तो यही फैसला आएगा ना। और क्या होगा? जिस पार्टी की स्थापना बाला साहब ठाकरे जी ने 60 साल पहले की है, हाँ, 2013 में उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को हमारे कार्यकारिणी ने बनाया है। उस पार्टी को आप मानने को ही तैयार नहीं। वो पार्टी एकनाथ शिंदे की। ये फैसला कोई भी एक सामान्य आदमी है उसको पूछिए, वो पूछेगा पार्टी किसकी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये मान्य नहीं।
अब शरद पवार जी के पार्टी का फैसला आ जाएगा, पार्टी अजीत पवार के पास जाएगी, सबको मालूम है। अजीत पवार ने कब पार्टी बनाई? शरद पवार जिंदा है, पार्टी बनाने वाले बैठे वहां, और पार्टी जाएगी अजीत पवार के पास। ये इस देश में चल रहा है खेल। इलेक्शन कमीशन हो, राजभवन हो, न्यायालय हो, सभी जो संस्थाएं हैं जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हाँ, वो पूरे बीजेपी के एक्सटेंडेड ऑफिस बन गए हैं। तो क्या होगा और क्या हो सकता है? आप क्या उम्मीद कर सकते हो? कौन सा फैसला? ये फैसला है, हम उसे फैसला नहीं मानते। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो संविधान है 2018 वाला, वो तो आपने इलेक्शन कमीशन को दिया ही नहीं, इसलिए उन्होंने दो उन्नीस सौ ये निन्यानवे झूठ है। की हमने आधा। हमने कल एक पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, जनता के सामने उसको दिखाया। इलेक्शन कमीशन को सभी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए, उनकी रिसीट हमारे पास है, सब कुछ है ऑन रिकॉर्ड। संविधान है, रेजोल्यूशन है, 2013 2018 अमेंडमेंट्स है, जो जो किया है सभी कागजात इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद है, हमारे पास उनके प्रूफ है। फिर भी फैसला जो दिया है वो दबाव में, ये एक फ्रॉड है फैसला। और क्या चाहिए? अब क्या आपको हमने लगता है कि कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस लेकर सब दिखाया जनता को। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई करेगा? आपको न्याय मिलेगा वहां से? अभी तक तो नहीं मिला। हम हम उम्मीद करेंगे। सुप्रीम, आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट होता है, हम कोशिश करेंगे, नहीं तो जनता में जाएंगे। राव साहब, ये लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जब इस तरह का कोई फैसला आएगा तो आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ता डट कर विरोध करेंगे, लेकिन एक सन्नाटा सा विरोध चल छा रहा गया। है, नहीं थोड़ा भी सन्नाटा नहीं है, पार्टी का काम चल रहा है। सड़क पर उतरे, क्या क्या करोगे आप? तोड़ फोड़ करेंगे और क्या करोगे? और क्या कर सकते हो? ये सरकार, संवैधानिक संस्था है, न्यायालय है, गूंगी बहरे और अंधे हो गए। आप क्या कर सकते हो? इतने किसानों की आत्महत्या है चल रही है महाराष्ट्र में और देश में, वो नहीं देख पा रहे। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग आक्रोश कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो एक पार्टी का फैसला, पार्टी का आक्रोश आप क्या देखो? हम लड़ेंगे, आप चुनाव लीजिए, चुनाव में दिखाएंगे, अब इसका फैसला जनता की अदालत में ही होगा, जनता की अदालत में करेंगे, हमें विश्वास है। और जनता की अदालत में अगर, देखिए, मोदी साहब के पास सब कुछ है, धन बल है, मीडिया बल है, कारपोरेट बल है, चुनाव आयोग का बल है, ईडी और इनकम टैक्स का बल है। इतने सारे बल का मुकाबला कर पाएंगे आप? क्यों नहीं कर पाओगे? हमारे क्रांतिकारों ने ब्रिटिशों का मुकाबला किया था, सुन लीजिए, ब्रिटिशों का मुकाबला किया था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, इतना आसानी से हम हार मानने वाले लोग नहीं है। हम लड़ने वाले लोग हैं, अब लड़ते रहेंगे। ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे चूंकि नरम मिजाज के नेता हैं और अस्वस्थ भी हैं, इसलिए शिवसेना वो जुझारू पार्टी नहीं रहेगी। गलत है ये। उद्धव ठाकरे जी थोड़े भी इस प्रकार के नेता नहीं है, वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र है, और हम सब उनके साथ हैं, कुछ नहीं। आपने अभी कहा था कि 250 सीटों पर रोक देंगे बीजेपी को, क्या ये काफी होगा? उससे भी कम हो जाएगी बीजेपी। मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोला, 25 सीट ज्यादा दिया हूं। क्योंकि अगर 25 दो 250 भी माने तो 4-6 पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाना मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। नहीं नहीं, उस वक्त पता चलेगा कौन किसकी बड़ी बात है, किसकी बड़ी बात है, और कौन जीता है। मोदी जी की एक सीट भी कम हो गई ना, उनका पराभव है, समझ लीजिए। लेकिन वो तो सत्ता में रहेंगे, फिर वो नहीं रहेंगे, 2024 के बाद नहीं का रहेंगे, भारत कैसे होगा अगर वो सत्ता में होंगे, इसकी लोग वो कल्पना नहीं कर रहे हैं। रहेंगे, वो सत्ता पे नहीं रहेंगे। आप देखिए, वो सत्ता पे नहीं रहेंगे। ये बयान आपका रिकॉर्ड में, आर्काइव में रहेगा।
डेफिनेटली। क्योंकि फिर मई में रिजल्ट आने के बाद मैं आपसे बात आने करूंगा इसी वीडियो के साथ। करिए। बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया राउत साहब, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।